हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन सीरीज के चौथे पार्ट को। 1988 में रिलीज हुई हेलोवीन 4 द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स। नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस पार्ट में माइकल मायर्स लौट कर आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस फिल्म में पार्ट 1 और 2 की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों पार्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लें। अब चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 की कहानी को बिना किसी देरी के। इस पार्ट की कहानी पार्ट 1 और 2 के ठीक 10 साल बाद सेट की गई है। एक तूफानी रात में फेडरल सेनेटोरियम में एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। ये लोग एक पेशेंट को ट्रांसफर करने आए थे जो कि और कोई नहीं बल्कि माइकल मायर्स है। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर्स को बताता है कि 10 साल पहले हेलोवीन की रात को ही माइकल ने कई सारे मर्डर्स किए थे और पार्ट 2 में जो धमाका हुआ था उसमें माइकल और डॉक्टर लूमिस दोनों ही जिंदा बच गए थे और माइकल तभी से कोमा में है। वो दोनों डॉक्टर्स माइकल को एम्बुलेंस में डालकर वहां से निकल पड़ते हैं और उसके पूरे शरीर पर बैंडेजेस लगी हुई थी। एक डॉक्टर कहता है कि माइकल के रिलेटिव्स में अब बस उसकी एक नीस ही जिंदा बची है और ये सुनते ही माइकल को होश आ जाता है और वो उस डॉक्टर के सर में अपना अंगूठा घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद हेडनफील्ड में हम देखते हैं माइकल की नीस जेमी को, जिसकी उम्र 8 साल है। जेमी असल में लोरी की ही बेटी है। लोरी और उसके हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद जेमी को गोद ले लिया गया और अब वो अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ रहती है। जेमी को रात में माइकल बेड के नीचे खींच लेता है। जेमी रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ भी माइकल खड़ा था, जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो गया हो। असल में जेमी माइकल का सपना देख रही थी। माइकल ने जो कांड किए हैं उसका जेमी के बचपन पर बहुत बुरा असर हुआ है। जेमी की फैमिली में है उसके फोस्टर पेरेंट्स, उसकी फोस्टर सिस्टर रेचल और उसका डॉग संडे। और हम सब जानते हैं कि इस बेचारे संडे का क्या होने वाला है। उस कुत्ते को देखना, एक दिन इतना मारूंगा उसकी बत्ती तोड़ दूंगा। जेमी की फोस्टर फैमिली काफी नाइस है और वो जेमी की काफी केयर भी करते हैं। रेचल को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स आज बाहर जा रहे हैं और आज हेलोवीन की रात को उसे ही जेमी की बेबी सिटिंग करनी होगी। ये सुनकर रेचल को बुरा लगता है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रेडी के साथ डेट पर जाने वाली थी, लेकिन जेमी के लिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे। डॉक्टर लूमिस को जिस चीज का डर था वही होता है। उन्हें खबर मिलती है कि जो एम्बुलेंस माइकल को लेकर जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। लूमिस क्रेश साइट पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि सारे लोग मारे गए हैं। पुलिस को लग रहा था कि ये बस एक्सीडेंट है और माइकल की बॉडी नदी में कहीं बह गई होगी, लेकिन लूमिस जानता था कि माइकल ने ही ये सब किया है और अब वो सीधा हेडनफील्ड गया होगा और लूमिस भी उसी तरफ जाने लगता है। हेडनफील्ड के रास्ते में हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जिसके एक मैकेनिक को माइकल मार देता है और उसका सूट चुराकर पहन लेता है और किस्मत से लूमिस भी इसी गैस स्टेशन पर आता है। वो देखता है कि यहाँ काफी शांति थी। वो गैराज में आता है और उसे मैकेनिक की लाश लटकी हुई मिलती है। वो भागकर यहाँ के स्टोर में जाता है लेकिन वहाँ के लोगों को भी माइकल ने मार डाला था और फाइनली माइकल मायर्स या बुगीमैन या शेप लूमिस के सामने आता है। और सीरियसली मुझे ये बिना मास्क वाला माइकल ज्यादा अच्छा लग रहा है। लूमिस बिना वक्त गवाए माइकल को शूट करता है लेकिन वो उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। लूमिस बाहर निकलता है और माइकल एक ट्रक को लेकर भाग रहा था। भागते हुए वो गैस पंप में आग भी लगा देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और लूमिस की कार उसमें ब्लास्ट हो जाती है। कसम है मुझे तेरे इंजन ऑयल की, मैं उस हरामखोर को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। इस ब्लास्ट के कारण यहाँ की फोन लाइन भी जल गई थी। इधर स्कूल के बाद कुछ शैतान बच्चे जेमी को बुली करते हैं क्योंकि वो एक अनाथ है और उसके अंकल बूगीमैन हैं। जेमी ये सब सुन रोने लगती है और तभी रेचल वहाँ आकर उसे पिक कर लेती है। रेचल के साथ उसकी फ्रेंड लिंजी भी थी जिसे पार्ट 1 में लोरी ने बेबीसिट किया था। लिंजी रेचल और जेमी को एक स्टोर पर ड्रॉप कर देती है क्योंकि जेमी को अपनी हेलोवीन कॉस्ट्यूम खरीदनी थी और हम इसी स्टोर के बाहर माइकल की कार खड़ी देख सकते हैं। रेचल का बॉयफ्रेंड ब्रेडी भी इसी स्टोर में काम करता है। रेचल उसे बताती है कि उन्हें आज का प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि आज उसे जेमी का ख्याल रखना है और ये सुन ब्रेडी का मूड खराब हो जाता है। मीनवाइल जेमी अपने लिए कॉस्ट्यूम चूज करती है। ये वही कॉस्ट्यूम थी जिसे पहनकर माइकल ने अपना पहला मर्डर किया था। जेमी को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं लेकिन इस बार माइकल सच में यहाँ आ गया था। वो स्टोर से अपना क्लासिक शेप मास्क भी पहन लेता है।
कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। जेमी उसे देख डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुन रेचल वहां आती है तो वहां कोई नहीं था। उन्हें लगता है कि जेमी को फिर से कोई भ्रम हुआ होगा। खैर, दूसरी तरफ लूमिस रोड पर पैदल ही चल रहा था और कोई उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। फाइनली उसे अपनी उम्र का एक आदमी लिफ्ट देता है और ये आदमी लूमिस से भी ज्यादा बड़बड़ करता है और दोनों एक एक टिकाते भी हैं। आज हेलोवीन की रात थी और सभी बच्चे टाउन में भूत बनकर फिरने लगे थे। जेमी भी अपनी क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनती है और रेचल के साथ ट्रिक और ट्रीट करने निकल जाती है। उनके जाते ही माइकल इस घर में एंटर करता है। वो जेमी के रूम में जाता है जहां उसे अपनी सिस्टर लोरी की एक फोटो मिलती है और साथ ही अपनी भांजी जेमी की भी, और वो समझ जाता है कि जेमी ही उसकी लास्ट रिलेटिव है। इधर लूमिस हेडनफील्ड पुलिस स्टेशन जाकर शेरिफ मीकर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि माइकल मायर्स भाग चुका है और अब हेडनफील्ड में कोई भी सुरक्षित नहीं है और हमें लोरी की बेटी जेमी को प्रोटेक्ट करना होगा। शुरू में कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर लूमिस चिल्लाने लगता है और कहता है कि रास्ते में वो ऑलरेडी 6 डेड बॉडीज देख कर आया है। ये सब सुन मीकर उसकी बातों को सीरियसली लेता है और वो दोनों जेमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मीनवाइल जेमी और रेचल ट्रिक और ट्रीट करते हुए शेरिफ मीकर के घर ही जाते हैं, जहां उसकी बेटी केली डोर ओपन करती है और रेचल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रेडी भी यहाँ है। मतलब वो केली के साथ लगा हुआ था। ब्रेडी रेचल को समझाने की कोशिश करता है कि उसने डेट कैंसिल कर दी थी तो वो और क्या ही करता। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट के बीच जेमी अपने दोस्तों के साथ आगे निकल जाती है। रेचल ब्रेडी से कहती है कि वो उससे बात ना करे और इसके बाद ब्रेडी वापस केली के पास ही चला जाता है। अब माइकल के डर के कारण पूरे हेडनफील्ड में एक न्यूज बुलेटिन से खबर दी जाती है कि इस टाउन में कर्फ्यू लगाया जा रहा है और सभी लोग अपने बच्चों को लेकर घर में चले जाएं। लोकल बार का ओनर फोर्ड इस बात को कंफर्म करने के लिए शेरिफ के ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता। फोर्ड को लगता है कि जरूर कोई बड़ा पंगा हुआ होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते वो अपने दोस्तों को लेकर पुलिस स्टेशन चेक करने जाता है। मीनवाइल मीकर और लूमिस जेमी को ढूंढते हुए उसके घर में आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन फिर भी लूमिस को पता चल गया था कि माइकल इस घर में आया था, क्योंकि माइकल ने यहाँ के डॉग संडे को मार दिया था। दूसरी तरफ माइकल टाउन के पावर स्टेशन में जाता है और वहाँ के टेक्नीशियन को उठाकर ट्रांसफॉर्मर पर फेंक देता है। करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने से पूरे हेडनफील्ड में लाइट चली जाती है। अंधेरे में माइकल को छुपना और ज्यादा आसान होगा। इधर फाइनली रेचल और जेमी एक दूसरे को मिल जाती हैं और माइकल और लूमिस भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उन्हें लेकर जाने लगते हैं। तभी लूमिस की नजर झाड़ियों में खड़े माइकल पर जाती है, लेकिन लूमिस को यहाँ 4 माइकल दिख रहे थे। ये समीर है। हाँ, ये समीर है, तो फिर बाकी 3 कौन है? लूमिस इन्हें गोली मारने ही वाला था, तभी उन्हें पता चलता है कि ये टाउन के लड़के हैं जो उनके साथ प्रैंक कर रहे थे। मीकर सभी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि स्टेशन की हालत खराब थी और माइकल ने ऑलरेडी यहाँ के सभी ऑफिसर्स को मार डाला था। मीकर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला इंसान ये कैसे कर सकता है और लूमिस उसे याद दिलाता है कि माइकल कोई इंसान नहीं बल्कि ईविल है। इसी समय यहाँ फोर्ड भी अपने साथियों को लेकर पहुँच जाता है। वो पूछते हैं कि स्टेशन की ये हालत किसने की और लूमिस उन्हें बता देता है कि ये माइकल मायर्स ने किया है और 10 साल बाद वो लौट आया है। मीकर फोर्ड से कहता है कि ये सब पुलिस को संभालने दो और फोर्ड कहता है कि जैसे लास्ट टाइम संभाला था। टाउन के सभी लोग काफी गुस्से में थे और वो माइकल को मारने के लिए निकल जाते हैं, जो कि मुझे काफी सही चीज लगी कि टाउन के लोग मिलकर माइकल को हराने निकले हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनमें से आधे लोगों को चढ़ी हुई थी। फोर्ड के एक साथी को माइकल झाड़ियों के पीछे दिखाई देता है। वो अपने ट्रक से उतरते हैं और झाड़ियों में हलचल होते ही उस तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने माइकल को नहीं बल्कि अपने ही टाउन के एक आदमी को मार दिया है, जो कि इन झाड़ियों में पेशाब करने आया होगा। इधर केली और ब्रेडी अपने काम से लगे हुए थे। तभी केली के फादर मीकर की कार यहाँ आती है। ये देखते ही ब्रेडी ऐसे शरीफ बनता है जैसे कि वो यहाँ अखबार पढ़ने आया था। मीकर और लूमिस रेचल और जेमी को यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि शायद माइकल यहाँ नहीं आएगा।
मीकर केली से कहता है कि वो घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दे। वो ब्रेडी को भी एक शॉटगन देकर कहता है कि वो घर की निगरानी करे और ये भी कि वो उल्लू नहीं है। अगर ब्रेडी फिर से उसकी बेटी के साथ दिखा तो 6 के 6 मारूंगा। यहाँ एक डेप्यूटी लोगन भी मीकर की मदद करने आ गया था और अनजाने में वो माइकल को भी इस घर तक ले आया था। माइकल इसकी बैक सीट में बैठा हुआ था। मीकर और लोगन पूरे घर को सिक्योर कर देते हैं जेमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सब कुछ लॉक होने के बाद मीकर केली को चाय बनाने बोलता है और लूमिस कहता है कि जो भी ला रही हो 2 लाना। इसके बाद मीकर रेडियो से पास वाले टाउन को कांटेक्ट कर बैकअप भेजने को बोलता है। लूमिस को लगता है कि माइकल जरूर जेमी के घर गया होगा तो वो उसे मारने यहाँ से निकल जाता है। फिर जब मीकर को पता चलता है कि फोर्ड और उसके शराबी साथियों ने एक मासूम आदमी का मर्डर कर दिया है तो उन लोगों को रोकने के लिए वो भी घर से बाहर चला जाता है, वरना पता नहीं वो नशेड़ी और कितने लोगों को माइकल समझकर ठोक देंगे। किचन में केली जब चाय बना रही थी तो उसकी और रेचल की ब्रेडी को लेकर बहस हो जाती है और रेचल केली की टी शर्ट पर चाय गिरा देती है। शर्ट बदलकर केली डेप्यूटी लोगन के लिए चाय लेकर जाती है जो कि शॉटगन लेकर मेन डोर की रखवाली कर रहा था, लेकिन जब वो कैंडल जलाती है तो उसे लोगन की लाश पड़ी हुई मिलती है और चेयर पर उसकी जगह माइकल बैठा हुआ था। माइकल उस शॉटगन को केली के आर पार कर उसे दीवार पर टांग देता है। रेचल जब नीचे आती है तो उसे लोगन और केली की लाशें मिलती है। ब्रेडी भी ये सब देख चौंक जाता है। रेचल वापस भागकर जेमी के पास जाती है और माइकल भी सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। ब्रेडी उसे शॉटगन से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसने गन में गोली ही नहीं डाली थी। वो ऐसे ही माइकल से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन माइकल उसे हवा में उठाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और ब्रेडी भी मारा जाता है। रेचल और जेमी भागकर एटिक में जाती हैं और उसकी विंडो तोड़ घर की छत पर बाहर निकलती हैं। माइकल भी एटिक में आता है और उसे अपना फेवरेट हथियार नाइफ मिल जाता है। माइकल भी इनके पीछे छत पर जाता है और रेचल पर अटैक कर देता है। रेचल तुरंत ही जेमी को एक केबल से बांधकर उसे नीचे उतार देती है। माइकल रेचल पर अटैक कर उसे छत से लटका देता है और फिर रेचल वहां से नीचे भी गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। जेमी रेचल को मरा हुआ समझकर रोने लगती है लेकिन माइकल उसके पास आ गया था तो वो तेजी से वहां से भागती है। लूमिस जेमी को मिल जाता है और वो दोनों पास के एलिमेंट्री स्कूल में जाकर छुपते हैं, लेकिन माइकल यहाँ भी आ जाता है और लूमिस को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो जेमी को मारने के लिए उसके पास जाता है लेकिन रेचल वहाँ आकर माइकल के मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर मार देती है और जेमी को लेकर स्कूल से बाहर निकल जाती है। स्कूल के बाहर उन्हें फोर्ड और उसके साथी मिलते हैं जो कि स्कूल का अलार्म सुन यहाँ आए थे। रेचल उन्हें बताती है कि बैकअप फोर्स यहाँ आती ही होगी और वो लोग माइकल को संभाल लेंगे। फोर्ड रेचल और जेमी को अपने ट्रक में बैठाकर टाउन से दूर जाने लगता है जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है माइकल जैसे पैदल और स्लो किलर से बचने का। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि माइकल इतने टाइम से इनके ट्रक के नीचे ही छुपा हुआ था। वो धीरे से बाहर आता है और फोर्ड के तीनों साथियों को मारकर उनकी लाश ट्रक से नीचे फेंक देता है। फोर्ड को पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। इसके बाद माइकल विंडो तोड़कर फोर्ड की गर्दन पकड़ता है और उसे चीर देता है। इस पर रेचल फोर्ड की डेड बॉडी नीचे फेंक देती है और खुद ड्राइव करने लगती है। माइकल उस पर भी अटैक करता है लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती। रेचल तेजी से ट्रक का ब्रेक लगाती है और माइकल उसके आगे जा गिरता है। इसके बाद रेचल पूरी तेजी से माइकल को ट्रक से टक्कर मारती है। माइकल उड़ता हुआ एक फेंस पर जा गिरता है और शायद मारा जाता है। तभी यहाँ मीकर भी बैकअप फोर्स को लेकर आ जाता है। जेमी अपने माइकल मामा की लाश के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है जो कि ऑब्वियसली मरा नहीं था या शायद जेमी ने उसे रिवाइव कर दिया। खैर माइकल अपना चाकू लेकर खड़ा होता है और मीकर जेमी को नीचे लेट जाने बोलता है और सभी ऑफिसर और टाउन के लोग माइकल को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। वो उसे अनगिनत बार शूट करते हैं और माइकल की बॉडी उसके पीछे वाली शाफ्ट में गिरकर दफन हो जाती है और सबको लगता है कि बूगीमैन माइकल फाइनली मारा गया। मीकर रेचल और जेमी को उनके घर लेकर जाता है। जेमी के पेरेंट्स उसे जिंदा देख काफी खुश होते हैं और उसकी मदर उसे साफ करने बाथरूम में ले जाती है। लूमिस भी यहाँ इन
से मिलने आता है और कहता है कि माइकल फाइनली खत्म हुआ। हाँ भाई हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। वहीं ऊपर हमें एक फर्स्ट पर्सन शॉट देखने को मिलता है जिसमें कोई एक कैंची उठाकर जेमी की फोस्टर मदर को मार देता है और ये और कोई नहीं बल्कि जेमी ही थी और अपनी क्लाउन कॉस्ट्यूम में वो बिल्कुल छोटे माइकल जैसी लग रही थी। लूमिस ये देखकर डर के मारे चिल्लाता रह जाता है। उसे लगता है कि जब जेमी ने माइकल को टच किया था तो माइकल की इविल इंस्टिंक्ट जेमी में ट्रांसफर हो गई है और अब वो माइकल के बदले मर्डर्स करेगी और ये मूवी इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या अब अगले पार्ट में हमें माइकल की जगह जेमी मर्डर करते हुए दिखेगी या ये सब बस लूमिस का एक सपना था? अब ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा, लेकिन हमें माइकल मायर्स अगले पार्ट में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको माइकल का ये रिटर्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म ठीक ही लगी। ये मूवी भी पार्ट 1 और 2 की तरह काफी सिंपल थी। इस मूवी की एंडिंग काफी हद तक फ्राइडे द 13 पार्ट 5 जैसी थी जिसमें मूवी के एंड में मेन कैरेक्टर ही विलेन बन जाता है, लेकिन उस मूवी की तरह इस एंडिंग को भी इग्नोर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे के पार्ट में माइकल वापस कैसे आने वाला है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए। अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द हैलोवीन 5 के साथ।